हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश मास्टर पर। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेसी राइटिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन यकीन मानिए, आप अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि मुझे प्रेसी राइटिंग कैसे अप्रोच करनी है, कौन सी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिनका ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ हमें ड्रॉप करनी है। तो प्रेसी राइटिंग हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल है उन बच्चों के लिए जो स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में जो परीक्षाएं हैं उनको फोकस करके मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आने वाले दिनों में और स्टेट्स की वीडियो भी आपको यहाँ पे मिलने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये बुक जो है आरएएस के लिए विशेष रूप से बनाई गई बुक। क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे कि सर एपीओ परीक्षा के लिए उपयोगी है क्या? बिल्कुल उपयोगी है। एपीओ और आरएएस का सिलेबस बिल्कुल मैच करता है, तो पूरा चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी। अगर आप घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे। अदरवाइज आपको अपने नजदीकी बुक डिपो पर आप टेलीग्राम पोस्ट देखिएगा आशीष क्लासेस चैनल पे, वहां पे मैंने कुछ बुक डिपोज के नाम दे रखे हैं, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और प्रेसी राइटिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस इस बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं आपको कि एक अपना कोर्स, बेसिकली ये जो कोर्स है वो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड जो है उसके द्वारा जो क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं आपसे, उन प्रश्नों का प्रैक्टिस बैच ये उपलब्ध है फिलहाल एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। यहाँ पर आपको केवल 399 पे करके ये कोर्स प्राप्त करना है, जहाँ पे आपको 15 से 20 घंटे का कंटेंट मिलेगा। प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं और अब अपनी तैयारी को ये देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे सोल्व हो सकते हैं क्या। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व अगर होने लग जाएंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। इसको उसकी खास बातें यहाँ पे आपको लिखी गई हैं। अगर आप आज कोर्स परचेज करते हैं तो आपको ये 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ कोर्स मिलेगा। पीडीएफ आपको उपलब्ध होता है हर एक वीडियो का। ठीक है, और कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं, बात करेंगे प्रेसी राइटिंग की। लेकिन प्रेसी राइटिंग की बात शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी बातों का हम ध्यान रखें और कौन सी बातों को ड्रॉप करें, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, कुछ हिंदी में है, इंग्लिश में भी हैं। तो ये दोनों तरह के विद्यार्थी, बाइलिंगुअल अप्रोच लेके चल रहा हूं कि हाँ, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो ये ऊपर वाली लाइन पढ़ें, हिंदी मीडियम के हो तो नीचे वाली लाइन पढ़ें। आपको ये चीजें जरूर जरूर फॉलो करनी है प्रेसी राइटिंग करते समय। और यकीन मानिएगा कि ये एक ऐसा वीडियो होगा जो प्रेसी राइटिंग में आपको अंक दिलाएगा। प्रेसी राइटिंग में खास करके बात करूं, अगर आरएएस एपीओ का एग्जाम फिलहाल है तो उन बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में, और परीक्षाओं में प्रेसी राइटिंग आने लगी है। और ये उन बच्चों के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है जो अपनी इंग्लिश को, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि जब मुझसे कोई पूछता है कि सर इंग्लिश कैसे सीखें, या मुझे इंग्लिश आती तो है लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं उनको सजेस्ट जरूर करता हूं कि बेटा प्रेसी राइटिंग स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप कोई पैराग्राफ को प्रेसी राइटिंग में तब्दील कर दोगे, समराइज कर दोगे, संक्षिप्तीकरण उसका कर दोगे, तो आपका एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो गया है और आपने वो एक आर्ट सीख ली है जिसके जरिए आप ब्लॉग भी लिख सकते हो। आपने वो आर्ट सीख ली है जिसके जरिए अपनी मेमोरी को भी शार्प कर सकते हो। आपको अगर पहले कोई घटना घटी है उसके बारे में आप समराइज करते हो, चीजों को शॉर्ट में लिखना सीख जाते हो, तो आप एक तो अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करते हो, आपकी मेमोरी शार्प होती है। साथ में आप लिखने का तरीका सीखते हो कि कैसे चीजों को, इवेंट्स को मैं क्रम से लिख सकता हूं। तो ये सब एक आर्ट है। अंग्रेजी तो खैर है ही है, ये तो सीखना ही है, लेकिन उसके पहले एक आर्ट सीखनी है। क्या चीजें जो आपको करनी है और क्या नहीं करनी है, वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। एक बात कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आपको शीर्षक तक पहुंचना है। पहली चीज प्रेसी राइटिंग में दी गई होती है कि आपको दिए गए टेक्स्ट का, दिए गए पैराग्राफ का संक्षिप्तीकरण करना है, लेकिन साथ में आपको एक टाइटल भी देना है, शीर्षक देना है। तो शीर्षक तक पहुंचने के लिए आमतौर पर मैं, जो मेरे अनुभव रहे हैं ऑफलाइन क्लास के, उनको शेयर कर रहा हूं आपके साथ। जनरली बच्चे, जब मैं इंटरेक्ट करता हूं तो ये पाता हूं मैं कि बच्चे प्रेसी राइटिंग में जो टाइटल लिखते हैं वो 2-3 लाइन्स पढ़कर ही टाइटल लिख देते हैं। वो जंप करते हैं कंक्लूजन पर कि टाइटल ये रहा होगा, आइडिया डेवलप कर लेते हैं, है ना, अपनी ही एक आइडिया से चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही सही शीर्षक पर पहुंचा जा सकता है। तो पहला पॉइंट आपको यही बता रहा है कि हैविंग रेड द होल पैराग्राफ गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द प्रेसी। पूरा पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद में सही शीर्षक दीजिए।
दूसरी बात है, द नंबर ऑफ वर्ड्स मस्ट बी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ड काउंट ऑफ द पैराग्राफ। जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, कितने शब्दों में आपको प्रेसी लिखनी है, तो जितना आपको टेक्स्ट दे रखा है उसका लगभग 1/3 शब्दों में आपको प्रेसी लिखनी होती है। जितने भी शब्द दे रखे होते हैं उसका लगभग 1/3 अप्रोक्सीमेटली 1/3 लिखना होता है, और लास्ट में वर्ड लिमिट भी मेंशन करनी होती है। ठीक है, ये एक आदर्श प्रेसी के उदाहरण बता रहा हूं। एंड इसी के आगे एक बात और जोड़ लेना, एंड मेंशन वर्ड लिमिट, एंड मेंशन वर्ड लिमिट। और कैसे वर्ड लिमिट मेंशन करेंगे, ये कुछ ऐसे करेंगे आप, जैसे आप लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे अप्रॉक्स, और अप्रॉक्स लिखकर राउंड फिगर में वर्ड 650 वर्ड जैसे आपने कर दिया, ऐसे राउंड फिगर में लिख सकते हैं। एग्जैक्ट लिखते हैं तो अप्रॉक्स मत लगाना, ऐसे वर्ड लिमिट भी मेंशन की जानी चाहिए। एक आदर्श प्रेषी के गुण हैं कुछ। तीसरी बात है कि भाई आपने जो भी लिखा है उसमें जटिल शब्दावली का यूज ना करें। कई बार बच्चा इंप्रेस करने के चक्कर में एग्जामिनर को कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर जाता है जिसमें आप उसको खुद को ही प्रसंग नहीं पता होता, उसको खुद को नहीं पता होता कि ये वर्ड इस संदर्भ में यूज नहीं होना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए ऐसे वर्ड से, ऐसे जार्गन से। अपने ऐसे शब्दों का यूज करो जो बिल्कुल सिंपल भाषा में हो लेकिन ग्रामर की एरर से फ्री हो। ऐसे सेंटेंसेस हो जिसमें ग्रामर की एरर नहीं हो और साथ में शब्द ऐसे हों जो आराम से समझ में आ जाएं, तो ऐसे शब्दों का यूज करना है। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात। नंबर 4, सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करना है। कवर ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स, सारे आवश्यक बिंदुओं को कवर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपने इंपॉर्टेंट डिटेल छोड़ दी है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अनावश्यक डिटेल को ले लिया है। तो ना तो आपको इंपॉर्टेंट डिटेल छोड़नी है और ना ही आपको अनावश्यक चीजों को लेना है, दोनों बातें ध्यान रखनी है। ना तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ड्रॉप करना है और ना ही अनइंपॉर्टेंट डिटेल्स को लेना है, दोनों बातें। कई बार ऐसा होता है कि अनावश्यक चीजें हमने ले ली प्रेसी में तो वैसी लेंथी हो जाएगी, और कई बार ऐसा होता है कि आवश्यक पॉइंट था वो लिया ही नहीं तो फिर प्रेसी सही नहीं होगी। ठीक है, एक बात यह है, रिपीटेशन अवॉइड करना है, अपने शब्दों का यूज करना है। ठीक है, और एक इसी के साथ लिख लेना, डोंट कॉपी वर्ड्स। जब अपने शब्दों का यूज करना है तो इसका मतलब है कॉपी नहीं करने हैं वर्ड्स, जैसा लिख रखा है हूबहू नहीं लिख देना है। कई बार हम लोगों ने स्कूल में प्रेसी की होगी आपने, है ना। ये भी मैं इंटरेक्ट जब करता हूँ ऑफलाइन बच्चों से तो वो लोग कहते हैं कि सर प्रेसी तो बड़ी आसान है कि हम पहली लाइन लिख देंगे, एक कोई बीच की कोई लाइन अच्छी लगेगी वो लिख देंगे, एक लास्ट में लिख देंगे, प्रेसी हो गई। बेटा इसको सही प्रेसी नहीं बोलते हैं, मार्क्स नहीं आएंगे, संतुष्टि के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। संतुष्टि तो हो जाएगी कि ठीक है मैंने ठीक ही कर दिया काम, लेकिन संतुष्टि से क्या होगा, मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाओगे। मार्क्स अच्छे चाहिए, बढ़िया प्रेसी होनी चाहिए, उसके लिए आपको अपने शब्दों का यूज करना है। ठीक है, रिपीटेशन नहीं लिखना है, एक ही बात को घुमा फिरा कर नहीं लिखना है। जो तुम्हारी आदत होती है ना कॉलेज की एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स में, आप लोग जो घुमा फिरा के पेजेस भर के आते हो, वो आदत यहां अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, यहां ऐसा नहीं है कि जैसे आपको एक लिखना है कि भारत एक महान देश है, ऐसा लिख दिया, फिर तुमने लिखा देश भारत बहुत महान है, तो ये एक ही तो बात है, क्यों रिपीट कर रहे हो, क्यों घुमा फिरा रहे हो, ऐसी चीजों से बचना है। अगली बात, स्पेशल कैरेक्टर्स से बचना है। साहब जेन जी जनरेशन है, आजकल के बच्चे जो व्हाट्सएप पे बहुत टाइम बिताते हैं, अपने मैसेजेस में, व्हाट्सएप मैसेजेस में खास तरह की टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। वो याद रखें कि यहाँ पर वो लैंग्वेज, कल को तुमने एक तो यू को ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं आजकल, है ना, बाय बाय को बीबी लिख दिया, ऐसे शॉर्ट टर्म्स यूज मत कर लेना एक तो। दूसरा, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज मत करना, जैसे एट द रेट हुआ या हैशटैग हुआ, ये सब यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं करना है। एक ये है कि टेंस ध्यान रखना, कौन सा टेंस ले रहे हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने टेंस लिया है पास्ट में और बीच में ही प्रेजेंट तुमने लगा दिया, लास्ट में कहीं फ्यूचर लगा दिया, फिर से पास्ट पे आ गए। आप देखना कि इवेंट्स किस घटना में घटे हैं, कोई फैक्ट बता रहा है, कोई तथ्य ही बताता जा रहा है, कोई आपको नेचुरल चीजें बताता जा रहा है तो उसमें प्रेजेंट टेंस ही आएगा। कोई मान लो इवेंट विशेष की बात है पास्ट की तो पास्ट का ही टेंस आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। साथ में अपनी राय या आलोचना नहीं देनी है। कई बार बच्चे भावुक हो जाते हैं, क्योंकि एक और टॉपिक इसके साथ साथ आता है थीम एक्सपेंशन का। आजकल के जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के जो मोड है ना, उसमें एक टॉपिक आता है थीम एक्सपेंशन, एक टॉपिक आ जाता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग और थीम एक्सपेंशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। थीम एक्सपेंशन में यू आर अलाउड टू इलेबोरेट, यू आर अलाउड टू एक्सप्रेस योर ओन फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स डालोगे तभी वो पेज भरता है, तभी वो चीज को एक्सपेंड कर पाते हो। वेयर एज इन प्रेसी राइटिंग, as far as प्रेसी राइटिंग is concerned,
यू मस्ट स्टिक टू द गिवन कंटेंट। आपको जो दे रखा है कंटेंट उसी पर स्टिक रहना है, उसी की ही पालना करनी है, उसी को ही फॉलो करना है, कुछ भी अपनी तरह से राय नहीं देनी है, ठीक है। वरना खुद की राय देना शुरू कर दोगे तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स को छोड़ दोगे और साथ में लेंथी भी हो जाएगी प्रेसी, जबकि आपको तो 1/3 में संक्षिप्तीकरण करना है। और एक एब्रेविएशन नहीं करना है, संक्षिप्तीकरण शब्दों का नहीं करना है, सेंटेंसेस का करना है। बहुत खास बात है। जैसे मान लो आपके पास आ गया कि ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग को तुमने ऐसा ना लिख के और शॉर्ट में लिख दिया ये एच और बी, ये कोई प्रेसी नहीं हुई। ये प्रेसी शब्दों की नहीं करनी है, प्रेसी किसकी करनी है? सेंटेंसेस की, पैराग्राफ की करनी है, ठीक है। एक ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट एंटर स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन फॉर्मेट इन द प्रेसी। कई बार भावुक होके हम, मान लो कोई ऐसा दे रखा है आपको कि कोई समस्या है, कोई समस्या पर लेख है और आप भावुक हो गए कि ये समस्या कब तक चलेगी, आखिर ऐसा कब तक चलेगा, आप क्वेश्चन ही पुट कर दो वहां पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस पुट नहीं करने हैं आपको। क्या नहीं करना है? क्वेश्चन पुट नहीं करना है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो कभी भी भावनात्मक आवेग में नहीं बहना है, कोई क्वेश्चन पुट नहीं करना है। आपको यहाँ पे प्रेसी राइटिंग में ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपका स्टेटमेंट ही इंट्रोगेटिव बन जाए। एक ये है कि कोई एक बिंदु पर स्ट्रेच नहीं करना। ये थीम एक्सपेंशन का विषय है कि एक बिंदु को आप स्ट्रेच करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेच का तो स्कोप ही नहीं है, यहाँ पे तो एक्सपेंशन का स्कोप ही नहीं है। तो आपको एक ही बिंदु पर ज्यादा चीजें खींचनी नहीं है ना। जितना संक्षिप्त हो सके, जितना सटीक हो सके, जितना टू द पॉइंट हो सके, उतना ले जाने की कोशिश करनी है। तो बेटा ये जो चीजें मैंने बताई आपको, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखकर फिर प्रेसी करनी है। और एक और बात, अगर कर पाओ तो बहुत बेहतर, नहीं कर पाओ तो इन बिंदुओं से भी काम चल जाएगा। जनरली प्रेसी राइटिंग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में नहीं होती। फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया आई और वी और सेकंड पर्सन का मतलब हो गया यू। जनरली प्रेसी में इनका यूज नहीं होना चाहिए, थर्ड पर्सन का यूज होना चाहिए। वन का, एवरीवन का, समवन का, ऐसे यूज करके प्रेसी लिखनी चाहिए। ये आइडियल प्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा हूं आपको, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे। इसमें एक प्रेसी का उदाहरण मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं, उसको लेकर आप अगला जो भी कोई आपको अभ्यास करना है उसी के तर्ज पे आपको अभ्यास करना है। तो ये एक पैरा आपके पास दे रखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि दिख जाए आपको, और आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लो इसको। उसके बाद मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं। ट्रांसलेट करने के बाद में हम इसको कोशिश करेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। एक बार पढ़ लो, दिख रहा है आराम से। अब देखिए क्या कहना चाहता है। फर्स्ट वी विल रीड द होल पैराग्राफ, रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट। पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में प्रेसी का टाइटल देना है। उस बुक में, अपने वाले जो बुक है ना, श्रेयस पब्लिकेशन की, आशीष शर्मा नाम लिखा है, उस पर मेरा फोटो दिया हुआ है। वो बुक जो है, जो मैंने आपको दिखाया था इमेज अभी, उस बुक में प्रेसी राइटिंग के भरपूर एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। आप एग्जाम्पल्स जो हैं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, डे बाय डे आपकी प्रेसी इंप्रूव होगी। एकदम से सही नहीं हो सकता, एकदम से इंग्लिश सुधरती नहीं है, एकदम से कोई चीज में इंप्रूवमेंट नहीं आता। धीरे धीरे अभ्यास से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उस धारणा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना है, निरंतर बढ़ते जाना है, हो जाएगा। मैं इसको पढ़ रहा हूं, उसके बाद में मैं इसको प्रेसी राइटिंग इसकी करेंगे, इसको समराइज करेंगे। टीचिंग इज वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशंस। टीचिंग जो है वो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ प्रोफेशंस में से एक है, राइट। इतना तो हिंदी अनुवाद कर ही लोगे ना आप। टीचिंग जो है वो सबसे श्रेष्ठ, जो नोबलेस्ट प्रोफेशंस है उनमें से एक है। आगे कहा, अ टीचर परफॉर्म्स द सैक्रिड ड्यूटी। सैक्रिड का मतलब लिख लो, इसका मतलब होता है होली। सैक्रिड का मतलब होता है होली, पवित्र को बोलते हैं क्या? सैक्रिड। तो टीचर जो है वो एक पवित्र कर्तव्य निभाता है। क्या है कर्तव्य? मेकिंग द स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबल, अपने विद्यार्थियों को जिम्मेदार बनाने का यहाँ पे इसका जो ड्यूटी होती है। कंपैशनेट का मतलब होता है जेनरस या काइंड, दयालु बनाने का। उसमें ये गुण भरे कि भाई दया भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिसिप्लिन, और अनुशासित बनाने का। तो एक तो चीज क्या है इसमें, देखो, ट्रैक करना हर चीज को, दिमाग में कहानी को रखोगे तब जाके हो पाएगा। ऑफलाइन पेपर दे रहे हो, अगर आपके सामने हार्ड कॉपी है पेपर की, तो आपको एक चीज कर लेनी चाहिए कि पढ़ते टाइम पे जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स लगे उनको अंडरलाइन कर लो, ड्राफ्ट कर लो,
कच्चा चिट्ठा बना लो कि मुझे इसमें से कुछ चीजें लेनी हैं। तो यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखना है कि प्रेसी कभी भी जंप लगाने का विषय नहीं है कि कहीं तुमने फर्स्ट लाइन पढ़ी, कहीं तुमने बीच में से कंटेंट चुरा लिया, कहीं तुमने लास्ट में से ले लिया, ऐसा प्रेसी नहीं होता। प्रेसी का मतलब है कि आपने शुरुआत से लेकर और चलते चले जो इंपॉर्टेंट है वो डिटेल्स लेते चले, जो अनइंपॉर्टेंट है या रिपीट हो गया उसको ड्रॉप करते चले, ये काम है। तो एक तो ये तो लिखना पड़ेगा आपको कि टीचिंग जो है वो नोबलेस्ट प्रोफेशंस में से एक है। ठीक है, अलग शब्दों में लिखेंगे, देखेंगे। आर्ट सिखाऊंगा आपको मैं इस वीडियो में, कैसे क्या कलाकारी है इसमें। इंग्लिश तो खैर है ही है, लेकिन कला सीखनी है और प्रैक्टिस से आप डेवलप कर लोगे ये वाली। टीचर परफॉर्म करता है सेक्रेड ड्यूटी, क्या क्या करने की, अपने बच्चों को बनाता है वो रेस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट एंड डिसिप्लिन्ड। एक बात याद रखना, प्रेसी का एक और इंपॉर्टेंट गुण है कि आपको एग्जाम्पल्स अवॉइड करने होते हैं, उदाहरण नहीं लेने होते हैं। उदाहरण नहीं लेंगे, जैसे करके कुछ नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, सच एज, लाइक, ऐसे शब्दों से बचना है। क्या क्या बताया, लाइक करके कोई एग्जाम्पल आपने दे दिया, सच एज करके कोई एग्जाम्पल आपने डाल दिया, है ना, या फिर फॉर एग्जाम्पल करके कोई एग्जाम्पल आपने डाल दिया, तो ये सब चीजें प्रेसी में नहीं आती हैं। ठीक, तो एक तो हमने समझा कि टीचिंग जो है वो सबसे नोबल प्रोफेशंस जो है उनमें से एक है। दूसरा हमने समझा कि टीचर का दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों में ऐसे ऐसे गुण भरे, वो ऐसा बनाए बच्चों को। दूसरा कह रहा है कि एक तो गुण है अपार्ट फ्रॉम, का मतलब होता है के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। तो किसके अतिरिक्त, डेवलपिंग देयर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब होता है बौद्धिक बनाना, बुद्धिमता मतलब भरना, बौद्धिक बनाने को बोलते हैं क्या, इंटेलेक्ट। तो कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग देयर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट को डेवलप करने के अतिरिक्त, मतलब उसकी इंटेलेक्ट, उसकी जो बौद्धिकता है, किसी स्टूडेंट की बौद्धिकता है, उसको डेवलप करने के अलावा अ टीचर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इनकलकेटिंग द क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजनशिप, क्लीनलीनेस, पोलाइटनेस एंड एटिकेट। एटिकेट का मतलब शिष्टाचार होता है। एक तो काम करना है, बौद्धिकता डेवलप करनी है, दिमाग काम करने लग जाए, बुद्धि काम करने लग जाए। दूसरी चीज जो करनी है वो ये है कि टीचर इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कि उसमें अच्छे नागरिक के गुण पैदा करे, सफाई, साफ सफाई के गुण पैदा करे, पोलाइटनेस, विनम्रता लेकर आए, शिष्टाचार उसको सिखाए। ये भी जिम्मेदारी किसकी है, टीचर की। कुल मिला के यहां तक हम ये समझ सकते हैं कि टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशंस में से एक है। एक हम ये सीख सकते हैं कि टीचिंग जो है उससे, टीचर जो है उसका दायित्व होता है कि बच्चों में अच्छे गुण भरे। सीधा सीधा कह सकते हैं ना, अच्छे गुण भरे, सारे आ गए इसमें अच्छे गुणों में, फिर तो आप तुम ऐसे तो लगाते जाओ, एंडलेस क्वालिटीज हैं। लेकिन कह रहा है ये गुण जो है आसान नहीं है इम्बाइब करने में। इम्बाइब का मतलब होता है अपनाना, ठीक है, अडॉप्ट करना। तो ये गुण अपनाने आसान नहीं है। केवल वही व्यक्ति जो एक क्वालिटी लाइफ जीता है, कैरेक्टराइज्ड बाई का मतलब है जिसकी विशेषता होती है क्या, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, रिजिड डिसिप्लिन। रिजिड का मतलब है कठोर, हार्श, स्ट्रिक्ट। मार्टिनेट एक वर्ड होता है, मार्टिनेट का मतलब होता है सख्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति। ये कहीं वन वर्ड में तुमसे पूछ लिया जाएगा, नोट कर लेना। मार्टिनेट का मतलब होता है कोई सख्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति को बोलते हैं मार्टिनेट। कैन सक्सेसफुली कल्टीवेट दीज हैबिट्स इन हिज प्यूपिल्स। तो केवल वही व्यक्ति जिसके खुद के गुण ऐसे हों कि भाई सिंप्लिसिटी को फॉलो करता हो, प्योरिटी को फॉलो करता हो और रिजिड डिसिप्लिन को फॉलो करता हो, वही व्यक्ति केवल इन हैबिट्स को बच्चे में इनकलकेट कर सकता है, कल्टीवेट कर सकता है, भर सकता है। बात समझ में आ गई? मतलब खुद में गुण नहीं तो दूसरों को क्या गुण दोगे, खुद में अच्छी बातें नहीं दूसरों को क्या सिखाओगे। कहते हैं ना, बहुत सारी कहानियां नैतिक शिक्षा में पढ़ी होंगी आपने कि ऐसे संत महात्मा के पास कोई व्यक्ति गया कि भाई मीठा छुड़वाना है, ठीक है, मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है। उस संत ने कहा कि अगले दिन आना, है ना, इस बारे में कल बताऊंगा, या अगले वीक आना, उसके बाद बताऊंगा। उसके बाद उसने कहा कि भाई मैंने उस दिन इसलिए नहीं बताया आपको मीठा खाने के लिए, नहीं इसको ज्ञान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं खुद मीठा खाने का आदी था। अब मैंने पिछले कुछ दिनों में मीठा खाना छोड़ा है और अब मैं ये ज्ञान दे सकता हूं। तो वही व्यक्ति ज्ञान देने का हकदार है सच्चे मायने में जो वास्तव में खुद उन चीजों को फॉलो करता है। वो बात बता रखी है। आगे कह रहा है टीचर जो है ऑलवेज रिमेन्स यंग एट हार्ट, दिल से वो हमेशा युवा बना रहता है। ऑल्दो ही में ग्रो ओल्ड एज, यद्यपि उसकी उम्र चाहे वृद्ध हो गई हो, मतलब वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो भले ही वो, लेकिन उसमें वैसे जो है ना मन से तो बच्चा ही रहता है वो। परपेचुअल कॉन्टेक्ट विद बडिंग यंगस्टर्स, बडिंग यंगस्टर्स का मतलब हो गया जो युवा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है।
परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, लगातार बोल सकते हो, कंटिन्यूअस कह सकते हो, है ना, अनएंडिंग कह सकते हो, एंडलेस कह सकते हो। तो जो उसका संपर्क बना रहता है लगातार छोटे बच्चों से, वो उसे हेलन हार्टी मतलब स्वस्थ बना के रखता है। हेलन हार्टी का मतलब हष्ट पुष्ट स्वस्थ बना के रखता है। देर आर मोमेंट्स व्हेन डोमेस्टिक वरीज वे हैवीली ऑन हिज माइंड। कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि जब घरेलू चिंताएं उस पर हावी हो जाती हैं। वे उनका मतलब हावी हो जाना, है ना। बट द डिलाइटफुल कंपनी, डिलाइटफुल मतलब खुशनुमा, हैप्पी, चीयरफुल संगत जो होती है भोले भाले बच्चों की, छोटे बच्चों की, वो उसे ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। ओवरकम का मतलब होता है कंट्रोल करना। ओवरकम का मतलब क्या है? कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना है? ट्रेंजिएंट। ट्रेंजिएंट का मतलब होता है फ्लीटिंग, क्षणिक, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ट्रेंजिटरी, क्षणिक को बोलते हैं। और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। ये इसलिए बता रहा हूं कि कोई अलग वर्ड आपको लगाना हो, अपने शब्दों में लिखना हो, तो सिनोनिम्स काम आते हैं, समानार्थी शब्द काम आते हैं, कि बात भी वही हो लेकिन अलग अंदाज में हो, अलग शब्दों में व्यक्त किया गया हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब जब कभी इसको निराशा के बादल छाते हैं तो बहुत जल्दी ही वो वापस बाहर आ जाता है उस दुख की घड़ी से, क्योंकि उसके साथ कौन होते हैं? खुशनुमा माहौल होता है, बच्चे इर्द गिर्द होते हैं। ये कहना चाह रहा है। कौन कौन सी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है वो देखो। एक तो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये शुरू तो लेना ही करनी ही है इस बात को, ये मैंने अंडरलाइन कर लिया। दूसरा, अगर आप यहां से यहां तक पढ़ेंगे, ये यहां तक मान लो, तो जनरली आप ऐसा कह सकते हो कि भाई एक टीचर जो खुद अच्छी लाइफ लीड करता है, सिंप्लिसिटी की लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ लीड करता है, वही हकदार है सच्चे मायने में, या फिर वही अपने बच्चों में अच्छे गुण विकसित कर सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कह सकता है, संगति की बात आ गई कि बच्चों की संगति में रहता है, हमेशा युवा रहता है, और उसकी जो घरेलू चिंताएं हैं वो ज्यादा असर नहीं डाल पाती। निराशा के बादल जो हैं जल्द ही छट जाते हैं, जल्द ही वो निराशाजनक माहौल से बाहर आ जाता है। ये तीन बातें ही तो करनी है, ठीक है। तो ये प्रेसी इसको इस तरीके से करनी है अपने को। तो पहली चीज आपको टाइटल डालना है। टाइटल क्या हो जाएगा इसका? तो टाइटल देखिए इसका, पहले आप, वैसे आदर्श प्रेसी किसे बोलते हैं वो बता रहा हूं। यहां लेफ्ट में टाइटल शब्द लिखना है, कोलन लगाना है, ठीक है। ये दो बिंदु जिसको कोलन बोलते हैं लगा देना। बीच में लिखिए टाइटल पेज के, किस बारे में बात है। ऐसा नहीं है टीचिंग नॉलेज प्रोफेशन है इसी से निकाल लो अर्थ। टीचर, एक अच्छे टीचर की विशेषता बता रखी है, ठीक है। एक अच्छे टीचर की विशेषता बता रखी है पूरे पैराग्राफ में। तो क्या करोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक की विशेषता, ठीक है। या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर, ऐसा कर सकते हो। और इसको आप अंडरलाइन करना चाहो तो कर सकते हो। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। इसके बाद अब अगला हमें लेना है, शुरुआत से शुरुआत करनी है, अपने शब्दों में लिखना है। तो मैं जैसे लिखूं इसको, इस बात को, कि टीचिंग, टीचर जो कि एक नोबल प्रोफेशन में होता है, ऐसा लिखो मान लो। आपको ट्रांसलेशन तो खैर मैंने बहुत तरीकों से सिखाए ही हैं, और कंटिन्यूअसली अभी भी ट्रांसलेशन वीडियोस हम कंटिन्यू करेंगे ही। अपना जो मेन चैनल आशीष क्लासेस है वहां पे भी ट्रांसलेशन के बहुत सारे वीडियोस आपको मिले हैं, ठीक है। उससे आप समझना कैसे आपको चीजों को ट्रांसलेट करना है। वैसे मैं बता देता हूं अपने आइडियाज। एक टीचर जो कि नोबल प्रोफेशन में होता है, उसका दायित्व है कि अपने स्टूडेंट्स में अच्छे गुणों का विकास करे। कर सकते हो, लेकिन इसके लिए उसको खुद को भी डिसिप्लिन्ड लाइफ उसकी होनी चाहिए, अनुशासित जीवन होना चाहिए। इतना कर सकते हैं। देखो, अ टीचर, अ टीचर एक अध्यापक, आगे लिखेंगे बीइंग इन अ नोबल प्रोफेशन, बीइंग इन अ नोबल प्रोफेशन, एक टीचर जो कि नोबल प्रोफेशन में होता है, हैज अ ड्यूटी ऑफ इनकलकेटिंग, ऑफ इनकलकेटिंग, मैं हिंदी अर्थ कर दूंगा इसका, लिख देता हूं एक बार। इनकलकेटिंग गुड क्वालिटीज, अब चाहे तुम क्वालिटीज का वर्णन मत करो, एग्जाम्पल तो हमें अवॉइड ही करने हैं।
इन हिज स्टूडेंट्स। ये मैंने एक बात लिख दी और ये एक बात उन सारे गुणों तक की बात मैंने कर ली। एक टीचर नोबल प्रोफेशन में होने के कारण उसका कर्तव्य होता है, मतलब उसका दायित्व होता है क्या, अच्छी क्वालिटीज को इनकलकेट करने का दायित्व किसमें, अपने विद्यार्थियों में। ठीक है, आगे आगे लिखेंगे कि ये जो दे रखे हैं गुण, ये इम्बाइब करना आसान नहीं है, केवल वही जो खुद डिसिप्लिन लाइफ जीता है वही ऐसा कर सकता है ना। इसी के आगे जोड़ दो, बट फॉर इट ही हिमसेल्फ, लेकिन इसके लिए उसको स्वयं को, ही हिमसेल्फ मस्ट बी डिसिप्लिन्ड डिसिप्लिन्ड इन हिज पर्सनल लाइफ, इन हिज पर्सनल लाइफ, लेकिन इसके लिए उसे अपने निजी जीवन में जरूर से जरूर डिसिप्लिन्ड होना ही चाहिए। बात समझ में आई आपको? तो मैंने एक्चुअल में यहां से लेकर शुरुआत से और यहां तक की कहानी को खत्म कर दिया है। अब संगति की बात आती है कि अच्छी संगति होनी चाहिए। अच्छी संगति मतलब बच्चों की संगति में वो रहता है और उससे उसको क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसके लिए बेनिफिट की स्थितियां हैं, वो बतानी है। तो क्या करोगे? तो यहां आप लिखोगे कि भाई इन द कंपनी या इन हिज स्टूडेंट्स कंपनी, अपने विद्यार्थियों की संगत में, इन हिज स्टूडेंट्स कंपनी ही इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज, ही फील्स ऑलवेज यंग, ऐसा कर सकते हो। ही ऑलवेज रिमेन्स यंग, ही ऑलवेज रिमेन्स यंग एट हार्ट and no worries of his personal life, of his personal life can can bother him for a long time। तो ये साहब मेरी प्रेसी हो गई। क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा कि इन हिज स्टूडेंट्स कंपनी, अपने विद्यार्थियों की संगत में वह हमेशा युवा रहता है दिल से, और कोई भी चिंताएं जो हैं उसके निजी जीवन की वो उसे लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। यही कह रखा था इसके अंदर, देखो यही तो दे रखा था इतने बड़े पैराग्राफ में, उसकी संगति में क्या क्या होता है वो बता रखा था। लास्ट में मैंने कहा कि आप है ना अप्रोक्स लगा के और वो वर्ड लिमिट जो है मेंशन कर दो। तो कैसे गिनना है, पहले तो इसको गिनो, एक लाइन गिनिए, उसके शब्द गिनिए, 1 2 3 4 5 6, फिर ये लाइंस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, लगभग 22 मान लो, 21 मान लो, तो 21 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 126। ठीक है, अब इधर लगभग 130 वर्ड्स मान लो आप। 130 वर्ड्स का एक तिहाई करना है, कितने? 40 42 43 45 वर्ड्स। ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 7 से 50 वर्ड्स लगभग हो रहे हैं, है ना भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 50 वर्ड्स, 49, थोड़ा सा नजदीकी पहुंच गए, 45 के करीब वर्ड्स होने चाहिए। तो जितना इसका 1/3 1/3 होता है उतना लिख दो तुम। 50 वर्ड्स कर दो, 40 45 वर्ड्स लिख दो यहाँ पे, ताकि अगले को, देखने वाले को लगे कि प्रेसी जो है वो इतने ही शब्दों में की गई है। लगभग एक तिहाई होना, 50 वर्ड्स भी कोई खास बात नहीं है, ये 130 135 140 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक प्रेसी की है। तो आपको एक आइडिया लगा होगा मेरे हिसाब से तो कि कैसे प्रेसी की जानी चाहिए। बाकी देखो प्रैक्टिस का विषय है, बहुत प्रैक्टिस करोगे आराम से सीख जाओगे कैसे प्रेसी करनी चाहिए। एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि इसका स्क्रीनशॉट आप ले सको, और बाकी मैं इसको सीधा अपने टेलीग्राम चैनल जो है इंग्लिश मास्टर, उसमें भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
Okay, साहब, thank you very much for watching till the end. See you in the next video. Namaskar. Thanks a lot.